दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम हम रोज बोलते हैं, लेकिन शायद उसकी असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल की। आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, ये हमारे फोन में है, ब्राउजर में है, मैप्स में है, ईमेल में है, वीडियोस में है, क्लाउड में है और अब तो एआई में भी है। लेकिन सवाल है, क्या गूगल हमेशा से इतना बड़ा था? क्या यह शुरुआत से ही एक ग्लोबल जायंट था? और कैसे एक प्लेन व्हाइट पेज जिसमें बस एक सर्च बॉक्स था पूरी दुनिया की डिजिटल हैबिट्स का हिस्सा बन गया? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत जब वेब एक मैस था। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से। उस समय वेब आज जैसा ऑर्गेनाइज नहीं था, वह बहुत मैसी था। कुछ ढूंढना ऐसा लगता था जैसे किसी शोर भरे बाजार में बिना नक्शे के घूम रहे हों। इसी दौर में लैरी पेज स्टैनफोर्ड पहुंचे। वह एक डॉक्टरल स्टूडेंट थे और उनकी आदत थी हर चीज पर वाई पूछना। उन्होंने वेब के पेजेस को देखा जो एक दूसरे को लिंक्स दे रहे थे और उन्होंने सोचा, क्या ये लिंक्स वोट्स की तरह हो सकते हैं? क्या जिस पेज को ज्यादा लिंक्स मिल रहे हैं वह ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकता है? यही आइडिया बहुत बड़ा बन गया। फिर उनके साथ जुड़े सर्गे ब्रिन, तेज बोलने वाले, शार्प दिमाग वाले और थोड़ा स्केप्टिकल। दोनों ने मिलकर एक कैंपस प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था बैकरब। नाम थोड़ा फनी था लेकिन आइडिया बहुत सीरियस था। सोच ये थी कि अगर आप लिंक्स को काउंट करें तो आप समझ सकते हैं कि वेब किन पेजेस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। गैराज से शुरुआत और गूगल नाम की एंट्री। धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने लगा कि उसे कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग के एक कोने से निकालकर गैराज में शिफ्ट करना पड़ा। वहां फर्नीचर मिसमैच था, सर्वर्स बहुत शोर करते थे, कॉफी हमेशा चलती रहती थी, लेकिन एनर्जी बहुत बड़ी थी। इसी दौरान प्रोजेक्ट का नाम बदलकर रखा गया गूगल। यह गूगल शब्द पर एक प्लेफुल ट्विस्ट था। गूगल का मतलब है एक के बाद 100 जीरोस वाला नंबर। नाम अपने आप में एक मैसेज था। यह कंपनी छोटा सोचने नहीं आई है। फिर आया गूगल का सबसे पावरफुल डिजाइन डिसीजन। होम पेज ऑलमोस्ट खाली रखा गया, एक बॉक्स, कुछ लिंक्स, कोई क्लटर नहीं। यह सिंप्लिसिटी अपने आप में एक स्टेटमेंट थी। हमसे कुछ भी पूछो, हम फास्ट होंगे। लोगों को तुरंत समझ आ गया। यह बेहतर है। जब लोगों ने गूगल को ट्राई किया तो उन्हें तुरंत एक फर्क महसूस हुआ। रिजल्ट्स ज्यादा साफ आते थे, पेज जल्दी लोड होता था, एक्सपीरियंस स्मूथ था। पहले स्टूडेंट्स ने होमवर्क के लिए इस्तेमाल किया, फिर रिसर्च के लिए, फिर हर काम के लिए। धीरे धीरे स्मॉल बिजनेसेस को भी कस्टमर्स मिलने लगे और अचानक वेब किसी शाउटिंग मैच जैसा नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी जैसा लगने लगा जहां सबसे यूजफुल चीजें ऊपर आ जाती थीं। यहीं से गूगल ने यूजर्स का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। ग्रेट प्रोडक्ट, लेकिन बिजनेस मॉडल क्या था? अब सबसे बड़ा सवाल था, इतना अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन पैसा कैसे आएगा? इसका जवाब रिजल्ट्स के बगल में छोटे ग्रे टेक्स्ट एड्स के रूप में आया। ये बड़े फ्लैशी एड्स नहीं थे, ये शॉर्ट टेक्स्ट एड्स थे और एडवर्टाइजर को पैसा तभी देना पड़ता था जब कोई यूजर उस पर क्लिक करता था। यही मॉडल बाद में एडवर्ड्स कहलाया, जिसे आज हम गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। इस मॉडल की ताकत बहुत बड़ी थी। किसी छोटे शहर की फ्लावर शॉप डैम बैग आसाद की रोजेस सेम डे जैसे सर्च पर दिख सकती थी, थोड़ा सा पैसा पे करती थी और फिर देख सकती थी कि क्लिक सेल में बदला या नहीं। यानी एडवर्टाइजिंग पहली बार मेजरेबल, प्रैक्टिकल और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक्सेसिबल बन गई। गूगल चिल्ला नहीं रहा था, वह क्वाइटली काम कर रहा था। 2004 में कंपनी पब्लिक हुई, लेकिन कल्चर वही रहा। सर्च बॉक्स को फास्ट रखो, ऑनेस्ट रखो, मनी अपने आप आएगा। सिर्फ सर्च इंजन नहीं, इकोसिस्टम बनाना अब गूगल की कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। एक समय तक गूगल खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देख सकता था, एक सर्च इंजन। लेकिन फिर कंपनी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने सोचना शुरू किया कि वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगी। यही फैसला उसकी फ्यूचर डेस्टिनी बदलने वाला था। यूट्यूब एक्विजिशन, कल्चर पर कब्जा। उस समय वीडियो कंटेंट तेजी से बढ़ रहा था, लोग वीडियोस देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन अगर गूगल खुद से एक वीडियो प्लेटफॉर्म बनाता तो बहुत समय लगता। इसलिए 2006 में गूगल ने यूट्यूब खरीद लिया। उस समय बहुत से एनालिस्ट्स ने कहा कि प्राइस बहुत हाई है। लोगों को डील रिस्की लगी, लेकिन कुछ साल बाद पूरी दुनिया यूट्यूब पर हाउ टू टाई द टाई, फनीएस्ट कैट और फिजिक्स लेक्चर जैसे सर्चेस कर रही थी। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह देखने वाली चीजों के लिए एक पैरेलल सर्च इंजन बन गया। यानी अगर गूगल वेब को ऑर्गेनाइज कर रहा था तो यूट्यूब वीडियो वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने लगा। एंड्रॉइड, अटेंशन कहां जाएगी, गूगल ने पहले ही समझ लिया। गूगल की दूसरी बोल्ड मूव थी एंड्रॉइड। 2005 में
जब स्मार्टफोन दुनिया पर पूरी तरह राज नहीं कर रहे थे, गूगल ने एंड्रॉयड नाम की एक छोटी कंपनी अक्वायर की। प्लान सिंपल नहीं था, रेडिकल था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम फोन मेकर्स को फ्री में दे दो, उसे ओपन रखो और यह पक्का करो कि गूगल की सर्विसेज, सर्च, मैप्स, मेल हर यूजर के थंब के पास हों। जब स्मार्टफोन वेव आई, एंड्रॉयड ने उसका सबसे बड़ा हिस्सा राइड किया। आज दुनिया के ज्यादातर फोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं। यह लक नहीं था, यह फ्यूचर को पहले से पढ़ लेना था। गूगल समझ चुका था कि आने वाले समय में अटेंशन डेस्कटॉप से फोन पर शिफ्ट होने वाली है। क्रोम, इंटरनेट के फ्रंट डोर पर मौजूद रहना गूगल ने सिर्फ फोन तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने ब्राउजर भी बनाया। क्रोम तेज था, बैकग्राउंड में अपडेट होता था, डेंजरस साइट्स से प्रोटेक्ट करता था और वेब को स्पीड तथा स्टैंडर्ड्स की तरफ पुश करता था। लेकिन क्रोम सिर्फ ब्राउजर नहीं था, यह स्ट्रैटेजी भी था, क्योंकि ब्राउजर इंटरनेट का फ्रंट डोर होता है। अगर यूजर कंटेंट तक स्मूथ तरीके से पहुंचता है तो वह वेब ज्यादा यूज करेगा, और अगर वेब ज्यादा यूज होगा तो गूगल और यूजफुल बना रहेगा। यही था स्ट्रैटेजी एज सर्विस। गूगल धीरे धीरे रोजमर्रा की आदत बन गया। गूगल ने हमारी डेली लाइफ में इतने टूल्स शामिल कर दिए कि गूगल यूज करना एक सिंगल एक्शन नहीं रहा। जीमेल ने ईमेल को सर्चेबल और बड़ा बनाया, मैप्स ने फोन को नेविगेटर बना दिया, डॉक्स ने लोगों को साथ में काम करने दिया, फोटोज ने मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करना आसान कर दिया। मतलब गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइंड करने का टूल नहीं रहा, वह डेली लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अल्फाबेट, कोर बिजनेस और फ्यूचर बेट्स को अलग करना। 2015 तक गूगल इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अपने बिजनेस को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तभी कंपनी ने खुद को अल्फाबेट के रूप में रीस्ट्रक्चर किया। जो प्रोडक्ट्स आप गूगल के रूप में जानते हैं, सर्च, एड्स, यूट्यूब, मैप्स, एंड्रॉयड, क्रोम, वे गूगल के अंदर रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें अक्सर मूनशॉट्स कहा गया, उन्हें अलग स्पेस दिया गया, जैसे वेमो, सेल्फ ड्राइविंग और वेरिली। लाइफ साइंसेज इस रीस्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह एक स्मार्ट मैनेजमेंट डिसीजन था, क्योंकि सर्च प्रोडक्ट को आज यूजफुल होना चाहिए, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग जैसी टेक्नोलॉजी कई साल बाद पे ऑफ दे सकती है। अगर दोनों को सेम रूल से चलाओगे तो दोनों सफर करेंगे। इसी फेज में संदार पिचाई गूगल के लीडर बने और फाउंडर्स ब्रॉडर होल्डिंग कंपनी की तरफ मूव कर गए। मिशन वही रहा, दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, बस स्ट्रक्चर बदल गया। स्मार्टफोन ईरा और गूगल का और विस्तार। फिर वह दौर आया जब ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्मार्टफोन्स पर शिफ्ट हो गया। यूट्यूब क्रिएटर इकोनॉमी में बदल गया। अब वहां सिर्फ वीडियोस नहीं थे, बल्कि एड सपोर्टेड कंटेंट, सब्सक्रिप्शंस, क्रिएटर्स, ब्रांड्स सब थे। गूगल क्लाउड भी एक सीरियस बिजनेस बन गया। अब गूगल सिर्फ कंज्यूमर्स की कंपनी नहीं, बल्कि कंपनीज को भी डेटा, स्टोरेज, एआई और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी बन चुकी थी। गूगल ने हार्डवेयर में भी कदम रखा। पिक्सल फोन्स और नेस्ट स्पीकर्स जैसे प्रोडक्ट्स लेकर उसने क्लीनर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। लेकिन चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, गूगल का नॉर्थ स्टार वही रहा, हेल्पफुल बने रहना। एआई रेवोल्यूशन, गूगल की लैब्स से प्रोडक्ट्स तक, धीरे धीरे गूगल की लैब्स के अंदर एक और रेवोल्यूशन पक रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल के रिसर्चर्स ने मॉडर्न एआई वेव को पावर देने वाली न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और यह रिसर्च प्रोडक्ट्स में दिखने लगी। ट्रांसलेशंस बेहतर हुए, फोटोज, फेसेस और सीन्स पहचानने लगे, असिस्टेंट अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने लगा। फिर 2023 और 2024 में गूगल ने जेमिनाई मॉडल्स पेश किए और एआई को सर्च में लाना शुरू किया। अब सर्च सिर्फ लिंक्स की लिस्ट देने वाला टूल नहीं रहा, अब वह समरीज दे सकता था, स्टेप्स सजेस्ट कर सकता था और कभी कभी आपकी थिंकिंग के शुरुआती मिनट्स का काम भी कर सकता था। यह बहुत बड़ा शिफ्ट था, लेकिन हर बड़ी कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। अब यहाँ कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं रहती। जैसे जैसे गूगल के प्रोडक्ट्स डिफॉल्ट बनते गए, एंड्रॉइड फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स, क्रोम ब्राउजर के रूप में, गूगल प्रीसेट सर्च के रूप में, वैसे वैसे रेगुलेटर्स की नजर उस पर और तेज होने लगी। यूएस में 2024 में एक फेडरल कोर्ट ने कहा कि गूगल ने जनरल सर्च और सर्च एड्स में मोनोपोलीज को इलीगली मेंटेन किया। इसके बाद रेमेडीज और अपील्स 2025 तक चलती रहीं। यूरोप में डिजिटल मार्केट्स एक्ट ने चॉइस स्क्रीन्स, कंसेंट्स और पॉलिसीज को बदलने पर मजबूर किया। लेसन क्लियर था, अगर आप डिफॉल्ट्स के जरिए ग्रो करते हो तो अकाउंटेबिलिटी के साथ भी ग्रो करना होगा। कंप्लायंस को लास्ट मिनट पैच की तरह नहीं, प्रोडक्ट डिजाइन का हिस्सा बनाना होगा। एआई के साथ ट्रस्ट और भी मुश्किल हो गया। जब सर्च में एआई ओवरव्यूज आने लगे तो कुछ आंसर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ क्लमजी भी थे। क्रिटिक्स ने सवाल उठाए,
और सही उठाए, क्योंकि सैकड़ों लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट्स में हेल्पफुलनेस को सही बनाना आसान काम नहीं है। गूगल ने रैपिड फिक्सेस किए, गार्ड रेल्स मजबूत किए और साइटेशंस को ज्यादा विजिबल बनाया, लेकिन पब्लिक कॉन्वर्सेशन एक्यूरेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रुकी नहीं। और सच ये है कि रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट एक बार जीत लेने की चीज नहीं है, इसे हर दिन अर्न करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग भी बदल रही थी, गूगल का पुराना एड मॉडल भी प्रेशर में आने लगा। थर्ड पार्टी कुकीज, प्राइवेसी रूल्स, पब्लिशर इकोनॉमिक्स, पुराना वेब प्लेबुक बदल रहा था। गूगल को एड्स रेलेवेंट भी रखने थे और प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करनी थी। यह बहुत मुश्किल बैलेंस है, जैसे किसी गहरी कैनियन के ऊपर एक पतले ब्रिज पर चलना। एक तरफ बिजनेस मॉडल, दूसरी तरफ प्राइवेसी एक्सपेक्टेशंस और ऊपर रेगुलेटर्स की नजर। कंपटीशन कभी खत्म नहीं हुई। कई लोग सोचते हैं कि गूगल इतना बड़ा है कि कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी अलग है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टफ मल्टीप्लेयर रेस बन गया। सोशल एप्स यूजर्स के सवालों का जवाब सर्च बॉक्स तक पहुंचने से पहले देने लगी। एआई नेटिव स्टार्टअप्स नए और फ्रेश प्रोडक्ट्स लेकर आने लगे। यानी गूगल के सामने चैलेंज यह नहीं था कि मार्केट बदल रही है या नहीं, चैलेंज यह था कि क्या गूगल मार्केट से तेज सीख सकता है। नंबर्स अभी भी बहुत बड़े हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच भी कंपनी का स्केल बहुत बड़ा रहा। 2024 में अल्फाबेट का रेवेन्यू लगभग $350 बिलियन रहा। यूट्यूब एड्स उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे। गूगल क्लाउड $40 बिलियन के मार्क को पार कर गया। एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 1,80,000 से अधिक रही। 2025 तक गूगल ने साफ संकेत दिया कि अब वह खुद को सिर्फ एक सिंगल ग्रोथ नंबर से नहीं देखेगा। अब फोकस होगा रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन्स और एंगेजमेंट पर। मतलब स्केल आ चुका है, अब उसे हेल्थियर, स्मार्टर और स्टेडियर बनाना है। अंतिम दृश्य, गूगल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन कीजिए 3 लोग, जयपुर का एक स्टूडेंट, लागोस का एक शॉप ओनर, साओ पाउलो की एक नर्स। तीनों अपने फोन पर गूगल से कुछ अलग पूछते हैं। एक ट्रांसलेशन, एक सप्लायर, एक क्लिनिक तक जाने का फास्टेस्ट राउट। उन्हें पेज रैंक की परवाह नहीं है, उन्हें एंटी ट्रस्ट की परवाह नहीं है, उन्हें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की भी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ यह चाहिए कि आंसर क्लियर हो और जल्दी मिले। और शायद यही गूगल की असली कहानी है। यह सिर्फ प्रोडक्ट्स की कहानी नहीं है, यह उन पाइप्स को बनाने की कहानी है जिनसे आंसर्स लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आपकी कंपनी यह कर सके, पानी साफ रखे, टैप्स आसान रखे और हर बार मदद के समय क्वाइटली मौजूद रहे, तो वह डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, गूगल की कहानी एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है। यह क्यूरियोसिटी, स्पीड, सिंप्लिसिटी, इकोसिस्टम थिंकिंग, अर्ली बेट्स, रेगुलेशन, एआई, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की कहानी है। एक गैराज प्रोजेक्ट से शुरू होकर गूगल ने वेब को ऑर्गेनाइज किया, मोबाइल वर्ल्ड को शेप किया, वीडियो कल्चर को बदला, क्लाउड बिजनेस बनाया और अब एआई के युग में खुद को फिर से रीडिफाइन कर रहा है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। गूगल सिर्फ ग्रो नहीं करता, वह खुद को बार बार रीइन्वेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो